गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मेडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको गुणसूत्र के द्वारा भी समझाया था, ठीक है। और संकरण कराने के बाद जो है एक नया नियम बना था जिसे हम स्वतंत्र अपरिवहन का नियम कहते हैं। अब स्वतंत्र अपरिवहन का नियम क्या होता है कि इसको मैं एक बहुत ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, स्वतंत्र अपरिवहन का नियम का मतलब होता है कि एक जीन की वंशागति दूसरी जीन की वंशागति पर निर्भर नहीं होती, यानी स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो पेरेंट्स प्लांट था वो गोल और पीला था, ठीक है, और दूसरा हमारे पास था हरा और झुर्रीदार, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि गोल के साथ हमेशा पीला नहीं था, गोल के साथ हरा भी आया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो शेप था पौधे का गोल और झुर्रीदार, तो हम एक इसको एक कंफर्म नहीं मान लेंगे कि गोल जो बीज हमेशा पीला ही होगा, नहीं, गोल वाला हरा भी हो सकता है। तो यानी रंगों की वंशागति, रंगों का जो जीन था पीला और हरा, वो बीज के आकार से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में गया, ठीक है। तो यही कहलाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी एक जीन की वंशागति दूसरी जीन की वंशागति को प्रभावित नहीं करती। यानी कि हमारे पास जैसे दो कैरेक्टर थे आर और आर, ये स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, ये वाई और ये वाई था, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ रहेगा और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ रहेगा, नहीं। कैपिटल आर की जो वंशागति है वो वाई वाले से, यानी रंग वाले से, आकार वाले की वंशागति रंग वाले की वंशागति से स्वतंत्र हो सकती है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी गुणसूत्र में अगर इस क्रोमोसोम पे कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ है तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगली पीढ़ी में ये एक साथ रहें। इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकता है, ठीक है, और इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकता है, ठीक है। तो यही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम है। तो मैंने यहाँ परिभाषा में लिखा है कि एक जीन की वंशागति दूसरे जीन की वंशागति से स्वतंत्र होती है, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। या इसको बोला गया है कि दो जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के दोनों एलील, देखिए दो जीनों की वंशागति में, दो जीन है ना, फर्स्ट ये है और दूसरा ये है, तो दो जीनों की वंशागति में प्रत्येक जीन के एलील दूसरे जीन के एलील से, दूसरे जीन के एलीलों से स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। यानी इसके एलील से पृथक रूप से व्यवस्थित हो सकता है और युग्मक निर्माण में ये अपने आप को पृथक पृथक रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है। वो हमें मेडल के प्रयोग से दिखा भी कि जो गोल पीले बीज थे तो गोल हरे भी हो गए, झुर्रीदार हरा दिखा तो झुर्रीदार पीला भी था, जबकि पेरेंट्स में क्या था, पेरेंट्स में गोल और पीला था और झुर्रीदार और हरा था। लेकिन F1 पीढ़ी में तो सभी हमें गोल पीले मिले, लेकिन F2 पीढ़ी में हमें 4 प्रकार के यहाँ पे बीज मिले। तो इसी के आधार पर एक तीसरा नियम मेडल ने निकाला। इस प्रकार हमने मेडल के कितने नियम पढ़ लिए, 3। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र आपका युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम, और दूसरा स्वतंत्र अपरिवहन का नियम। अब हम स्वतंत्र अपरिवहन नियम के नियम को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने पीछे किया था। तो इसके लिए हमको ये बनाना आना चाहिए, ये आपको सीखना है, ये परीक्षा में बहुत बार आता है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि गोल और पीले और झुर्रीदार हरे बीज में जब क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी में हमें गोल पीले बीज मिले। ये कल मैंने आपको डिस्कस किया है, मैं आज इसको फर्दर डिस्कस नहीं करूँगी। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे RY किस तरीके से आया है। ये RY किस तरीके से आया है मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो। ये RY एक साथ है, RY इसकी ये RRYY बताया था,
ठीक है। और F1PD में आप देखिए RY दो गेमीट, क्योंकि आप जानते हो अर्धसूत्री विभाजन में गेमीट जब बनता है तो ये गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, तो ये गेमीट में आ गया, ये गेमीट में आ गया। अब क्योंकि R और कैपिटल Y एक साथ थे तो इस गेमीट में भी एक साथ है, RY गेमीट हमारा बन गया। ठीक है। उसके बाद हमने इनमें सेल्फिंग कराई मतलब उसी कोई हमने अलग से नहीं लिया, जो हमने गार्डन में जो मटर बोई थी उन्हीं में से एक को फीमेल बना दिया, एक को मेल बना दिया। ठीक है। या सॉरी, उसी एक ही प्लांट में क्या है, हमें कुछ मेल और फीमेल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लांट में मटर में आराम से स्वपरागण हो जाता है। तो उसी के फूल के अंदर एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, इसमें क्रॉस हो जाएगा, लेकिन मेल पार्ट में भी यही जीन होंगे और फीमेल में भी यही जीन होंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 4 गेमीट बनाए हैं, तो आपको थोड़ा ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने 4 गेमीट क्यों बना लिए। अब मैंने 4 गेमीट इसलिए बनाए हैं क्योंकि अब मैं आपको उसको अगर गुणसूत्र विधि से समझाऊं तो आपको ये थोड़ा समझने में आसान होगा। ये देखिए, ये मैंने आपको कल भी क्वेश्चन पूछा था कि आप मुझे बताइए कि ये 4 क्यों बने, इसका कारण क्या है। देखिए, ये आपने क्रॉसिंग ओवर की घटना पढ़ी है अर्धसूत्री विभाजन में। ठीक है। सपोज़ ये गुणसूत्र है RY वाला और इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना हो जाती है, तो क्रॉसिंग ओवर में आप जानते हो क्रॉसिंग ओवर इस प्रकार से होता है। तो क्रॉसिंग ओवर अगर इसमें हो जाए तो कैपिटल I, ये कैपिटल R, ये कैपिटल Y, ये स्मॉल r और ये स्मॉल y। तो जब ये अलग होंगे तो कैपिटल R के साथ स्मॉल y आ जाता है, तो स्मॉल r के साथ कैपिटल y आ जाता है। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की घटना होने के कारण 4 प्रकार की गेमीट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और रूल काम करता है मेडल का। ठीक है। मेडल के जितने भी प्रयोग हैं उनमें आपको ये रूल बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए कि गेमीट की संख्या आप किस प्रकार से निकालोगे, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 जोड़ी लक्षण लिए गए तो बताइए कितने गेमीट बनेंगे, या 4 जोड़ी लक्षण लिए गए तो कितने गेमीट बनेंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2 टू दी पावर n। क्या होता है? 2 टू दी पावर n होता है। अब n क्या है इसमें? n होता है कि जो हमको जीन दिए हैं उसमें विषम युग्मजी कितने प्रकार के हैं। जैसे इसमें कितने विषम युग्मजी हैं, कैपिटल R स्मॉल r एक प्रकार का, कैपिटल Y स्मॉल y दूसरे प्रकार का। तो ये 2 प्रकार के हमको विषम युग्मजी मिले, तो हम 2 को यहाँ रखेंगे, n की पावर 2 रखेंगे, तो n की पावर 2 आ गई, तो 2 टू दी पावर 2 यानी 4। ठीक है। सपोज हमारे पास 3 प्रकार के जीन हमने लिए। ठीक है। हमने लिया कि बीज गोल और पीला है और पौधा लंबा है, ये ले लिया हमने। तो यहाँ पे कितने प्रकार के विषम युग्मजी हैं? 3 प्रकार के, कैपिटल L स्मॉल l, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है। फॉर्मूले पे रखिए, फॉर्मूला क्या है? 2 टू दी पावर n। तो फॉर्मूले पे रखा 2 टू दी पावर 3, तो इसको 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया? 2 टू ज़ 4 और 4 टू ज़ 8, यानी यहाँ पे 8 प्रकार के गेमीट बने। समझिए। तो इस कंडीशन में जब 2 प्रकार के जीन हम 2 प्रकार के जीन की स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फिंग कराने पे F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के गेमीट बनेंगे। ठीक है। ये तो रूल नियम था। दूसरा जो नियम होता है गेमीट बनाने का, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। दूसरा नियम ये होता है कि युग्मक में पेरेंट्स के जीनों की संख्या के आधे जीन जाते हैं। युग्मक में पेरेंट्स की संख्या के आधे जीन जाते हैं। अब देखिए, ये पेरेंट्स है, इसमें कितने जीन है? 1 2 3 4। तो प्रत्येक गेमीट की बात हो रही है। टोटल जीन है 4, प्रत्येक गेमीट में कितने जाएंगे? 2। गेमीट कितने बनेंगे? 4। गेमीट 4 कैसे बनेंगे अभी बताए? 2 की पावर n। n क्या है? विषम युग्मजियों की संख्या। तो 4 गेमीट बनेंगे और प्रत्येक गेमीट में कितने जीन जाएंगे? 2। 2 क्यों जाएंगे? क्योंकि पेरेंट्स के आधे जाते हैं। पेरेंट्स के पास कितने जीन है? 4 है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये वाली कंडीशन की, LL RR YY, तो यहाँ पर कितने विषम कितने जीन हैं? 1 2 3 4 5 6
6 जीन है। तो गैमीट में कितने जाएंगे, एक गैमीट में 3 जाएंगे, L, R और Y जाएंगे। एक गैमीट में कितने जाएंगे, L, R और Y। और गैमीट कितने बनेंगे, अभी बताया था आपको 8 गैमीट बनेंगे। तो 8 हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, वो कैसे बनाना है वो आप खुद ट्राई करेंगे और मुझे चेक करवाएंगे, ठीक है। इसके 8 गैमीट आप मुझे बना के दिखाएंगे। अभी मैं आपको इसके गैमीट बना रही हूँ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस के बनाए थे। दूसरा नियम क्या होता है कि R के साथ स्मॉल r नहीं जाता और कैपिटल Y के साथ स्मॉल y नहीं जाता है। तो गैमीट बनाने के का जो तीसरा नियम है वो क्या है कि R के साथ R नहीं रखेंगे। आप देखिए मैंने 4 गैमीट बनाए, क्या कहीं आपको कैपिटल R स्मॉल r एक साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या आपको कहीं कैपिटल Y स्मॉल y साथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी कि कॉम्बिनेशन कैसा होगा, R के साथ Y, ठीक है। तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R के साथ स्मॉल y, स्मॉल r के साथ कैपिटल Y, स्मॉल r के साथ स्मॉल y। 4 प्रकार के गैमीट इसी प्रकार बनेंगे। और कोई पॉसिबिलिटी अगर आप है तो आप बना के दिखाइए, ठीक है। दूसरा मैंने अभी आपको गुणसूत्र में भी इसको समझा दिया कि गुणसूत्र में क्रॉसिंग ओवर की घटना होने के कारण इनके खंड आपस में टूट जाते हैं और जो कैपिटल R और कैपिटल Y के साथ थे वो टूट गए, तो कैपिटल R के साथ उसका जो समजात गुणसूत्र है उस जिसमें कि स्मॉल y था वो उसके साथ आ गया, ठीक है। तो ये 4 गैमीट बने। ये 4 गैमीट जो है सपोज इस तरीके से बने और ये 4 गैमीट आपके परागण से बने। अब इनमें क्रॉस फिर पनीर स्क्वायर यूज़ करिए, R Y, ये 4 गैमीट मैंने बनाए, कैपिटल R Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। सेम वे इसको इधर रखिए। अब मैंने इसको बनाया, आपको केवल ये वाला लिखना है जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, ये लिखना है आपको। ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये R Y था। सपोज आप इसको क्रॉस करा रहे हो इन चारों से 1 2 3 एंड 4, तो आप पहले इसको ऊपर लिख लीजिए R Y, R Y कैपिटल R Y है ना, चारों में खानों में लिखा है मैंने, ये लिखा है। उसके नीचे फिर इनको रख दीजिए R Y, R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। अब इनको बनाइए, मैंने आपको सिखाया था R के साथ R रखते हैं और Y के साथ। अब आप ये मत सोचिएगा कि अब R के साथ R क्यों आ गया, अब गैमीट नहीं है बेटा, निषेचन हो रहा है। अब आपका निषेचन हो रहा है, वे गुणसूत्र एक साथ आ रहे हैं, तो वो समजात गुणसूत्र आएंगे ना साथ। तो देखिए अब हम इन्हें साथ रखेंगे, R R Y Y कैपिटल है सारे, यहाँ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सो ऑन आप ये चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पिक्चर भेज दूँगी कि मैंने कैसे करा है। मैंने आपको इसका तरीका समझा दिया है। अगर हम इसको क्रॉस कर रहे हैं तो मैंने सब जगह ऊपर ये लिख दिए हैं, ठीक है, और नीचे ये वाले लिखे हैं, इनके नीचे है। फिर ये स्मॉल R Y सब जगह लिखा है, देखिए, और कैपिटल R Y कैपिटल R स्मॉल y सेम वे ये यहाँ मैंने उतारे हैं जो ऊपर मैंने लिखे हैं। फिर यहाँ स्मॉल r स्मॉल y लिखा हुआ है 1 2 3। और अगर आप फिर आप इसको प्रॉपर वे में लिखिए जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं, तो आपको नोटबुक में ब्रैकेट के अंदर वाले लिखना है। ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े से पेज में इसको बनाया है। अब हमको इनका फिनोटाइप देखना है। फिनोटाइप तो दिख गया हमें, क्या दिखा हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो कैसे थे, गोल और पीले थे। 2 कैसे थे, सॉरी 3 कैसे थे, गोल और हरे थे। और 3 कैसे थे, पीले और झुर्रीदार। और 1 कैसा था, हरा और झुर्रीदार। ये दिखने में आया, ठीक है। और आप इनके जीनोटाइप्स को देखिए तो R R Y Y ये प्रभावी होगा, ये प्रभावी होगा, यानी राउंड एंड येलो, 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 क्योंकि इनमें जो है डोमिनेंट जीन है, प्रभावी जीन है, ठीक है। अब इसको आप देखिए, ये राउंड होगा और ये ग्रीन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कैपिटल Y नहीं है। सेम वे ये राउंड होगा, कैपिटल Y है, और ये ग्रीन होगा क्योंकि कैपिटल Y यहाँ पे नहीं है, डोमिनेंट जीन नहीं है, रिसेसिव जीन है। ये भी राउंड एंड येलो ग्रीन होगा क्योंकि R स्टैंड्स फॉर राउंड एंड स्मॉल y जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, ठीक है।
उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ कैपिटल आर नहीं है तो ये गोल नहीं होगा, ये रिंकल्ड होगा। और कैपिटल वाई है यानी येलो होगा। ये स्मॉल आर जो होता है रिंकल्ड है क्योंकि कैपिटल आर नहीं है, और ये कैपिटल वाई है क्योंकि येलो है। ठीक है, सेम वे आप यहाँ देखिए, ये इसमें स्मॉल आर है, रिंकल्ड है, कैपिटल वाई है, येलो होगा। ठीक है, यहाँ चारों के चारों स्मॉल है, एक भी प्रभावी नहीं है, इसलिए ये आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन है। ठीक बेटा, तो आपको ये इसको तैयार करना है, इसको बार बार देखना है क्योंकि ये एक बार से नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ कैपिटल आर है वो राउंड है, जहाँ कैपिटल वाई वो येलो है, जहाँ कैपिटल आर नहीं है वो रिंकल्ड है, जहाँ कैपिटल वाई नहीं है वो ग्रीन है। तो आपको ये याद रखना है। और इसका मैंने अभी आपको बताया फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 9:3:3:1। 9 है गोल पीले, 3 है गोल हरे, 3 है जुरीदार पीले, 1 है आपका क्या है, जुरीदार हरा। ठीक है, उसके बाद इनका फिनोटिपिक रेशियो हम निकालेंगे, जीनोटिपिक रेशियो। तो ये जो 9 गोल और पीले हैं इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, आर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, वाई वाले थे ए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई थे 2, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई थे 2, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले थे 4। ठीक है, आप इसमें से इसको निकालेंगे, देखेंगे मैंने यहाँ की मेज़र करके लिखा हुआ है। इसी प्रकार गोल हरे थे तो उनके भी थोड़ा सा अंतर था, कैपिटल आर स्मॉल वाई था 1, कैपिटल आर स्मॉल वाई थे 2। ठीक, इसी प्रकार झुर्रीदार पीले में आप देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, और दूसरा कैसा था, ये 1 थे और स्मॉल आर कैपिटल वाई 2। झुर्रीदार हरे कैसे थे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इनका जो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो निकला वो निकला 1:2:2:4। गोल हरे का था 1:2, जुरेदार पीले का था 1:2 और जुरेदार हरे का था 1। कहीं कहीं आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा 1:2:2, 1:2:2, 4:2 और 1:2 एंड 1। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ मिलेगा देखा हुआ अभी बताऊंगी आपको, कुछ नहीं हुआ इसमें, ये जो 1 था ये यहाँ आगे आ गया और बस ये 1 आगे आ गया और कुछ चेंज नहीं हुआ, ये 1 था ये यहाँ पर आ गया, आगे 2:4:2। ठीक है, अब मेंडल ने क्या बोला था कि एक जीन की वंशागति दूसरी जीन की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। देखिए अब मैं उसका आपको यहाँ पे प्रमाण भी दे रही हूँ। देखिए जो फिनोटिपिक रेशियो था आपको दिख रहा है कि जो हमने पीछे पढ़ा था फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1 था। किसके लिए था 3:1, जब हमने एक लक्षण के लिए क्रॉस कराया था लंबे को बोने से तो 3:1 आया था। ठीक है, ये 3:1 आया था जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, यानी एक जोड़ा जीन लिया था। ठीक है, अब देखिए बेटा अगर हम 2 जोड़े जीन लेते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो N2 है। ठीक है, हमारा रेशियो क्या आया था 3:1। ठीक है, देखिए एक जीन का रेशियो 3:1, दूसरे जीन का भी 3:1, यानी ये रेशियो अगर हम अलग अलग करके देखते हैं, ये हमने ले लिया गोल और पीले के लिए। ठीक है, जैसे बौने और उसके ले लिया था हमने, लंबे और छोटे के लिए लिया था 3:1। तो सेम माना समझो हमने ये वाला, ठीक है, ये वाला ले लिया हमने गोल और झुर्रीदार के लिए। तो गोल और झुर्रीदार का रेशियो कितना है 3:1। अब हम अलग करके ले रहे हैं। ठीक है, और ये हमने ले लिया पीले और हरे के लिए, तो 3 पीले 1 हरा। अब क्रॉस करिए, इसको क्रॉस कैसे करते हैं, देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 9, फिर 3 को इससे 3, फिर 1 को इससे 1 × 3 3, 1 × 1 1। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात आया था उसको 2 बार गुणा करने पर हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का अनुपात आया, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल क्या है, सही है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आया था 9:3:3:1। तो देखिए एक जीन की वंशागति दूसरे जीन की वंशागति को कभी भी परेशान नहीं करती, स्वतंत्र रूप से वंशागत हो रही है। अब आप इसका जीनोटिपिक रेशियो देखिए जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था तो हमारा जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था 1:2:1। अब हम इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालते, हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का निकालते हैं
तो वही इसको फिर गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आपको याद है जो जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1 क्या था, एक समयुग्मजीय लंबा, 2 समयुग्मजीय लंबे और एक समयुग्मजीय छोटा। याद आ रहा है आपको? तो वैसे ही हम इसको फिर क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने की विधि वही है, एक को इससे क्रॉस, फिर एक को इससे, एक को इससे, देन 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई। तो हमारा ये गुणा करके आया 1:2:1:2:4:2 1:2:1। ठीक है, जो हमारा पीछे आया था अभी, जो मैंने आपको अभी समझाया था, यहाँ पे समझाया था ना मैंने आपको, ये वाला रेशियो मैंने बोला था हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए 1:2:1 लिखा है, देखिए 1 मिनट है, ये देखिए आप 1:2:1 1:2:1 2:4:2 2:4:2 1:1 1:1। तो कहने का मतलब क्या है कि एक जीन का जो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आया था उसी को हम 2 टाइम क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे डायहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आ रहा है। तो ये मेंडल का एक बहुत ही बढ़िया जो है एक्सपेरिमेंट रहा, ठीक है, और बिल्कुल सटीक वो निकला। इसी प्रकार अगर मैं आपको पूछूंगी ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, इसका जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आप मुझे बताइए, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 3:1 है इसको 3 टाइम क्रॉस करना है, 1:2:1 है इसको 3 टाइम क्रॉस करना है, इनको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये आप घर में कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने आपको आज बताया कि मेंडल का जो तीसरा नियम था वो क्या कहता है। अब बात ये आती है कि मेंडल ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन उनका काम जो है पब्लिश में नहीं आ पाया। उन्होंने 1866 में ये शोध कर दिया था, लेकिन 1900 तक ये उपेक्षित रहा। क्यों? क्योंकि उस समय संचार की कमी थी और मेंडल कारकों की अवधारणा को नहीं समझा पाए। ठीक है, और मेंडल के पास क्रोमोसोम, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ये उनके पास उस समय खोज नहीं थी। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको इसमें एक वर्क दिया, एग्जाम्पल लंबे पौधे और गोल बीज, छोटे पौधे और हरे बीज। आपको इसका डायहाइब्रिड क्रॉस कराना है और मुझे इसका जो है पनीर स्क्वायर जैसे मैंने अभी आपको करवाया था दैट वन, ये आपको मुझे बना के सेंड करना है। इसी प्रकार आप कलर करके इसको सेंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।